नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का समीकरण बदलने लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्र महासचिव पद से इस्तीफा देने और पल्लवी पटेल के बगावती तेवर ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की चिंता बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन के साथ पहुंचे। उनका नामांकन करा दिया गया। इसके बाद से पार्टी के भीतर से असंतोष फूट रहा है। पार्टी की ओर से पहले से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। इसका कारण यह भी माना जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव की ओर से पहले से भारतीय जनता पार्टी की तरह कैंडिडेट की घोषणा की जाती तो इसको लेकर असंतोष गहरा सकता था। हालांकि अब इस मामले में पार्टी विधायक पल्लवी पटेल खुलकर विरोध में खड़ी हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 10 में से 7 राज्यसभा सीट पक्की है, लेकिन 8वें उम्मीदवार के लिए बीजेपी के पास पूर्ण संख्या नहीं है। फिर भी बीजेपी ने संजय सेठ को 8वें उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया है। प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, जबकि बीजेपी 8 और समाजवादी पार्टी 3 उम्मीदवार उतार चुकी है। 10 सीट 11 उम्मीदवार, यानी अब एक सीट पर मतदान होना तय है और 8वीं सीट किसके पाले में जाएगी ये देखना होगा। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पिछले 20 दिनों के भीतर हुए सियासी उलटफेर ने राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। गठबंधनों का गणित बदलने से उत्तर प्रदेश और बिहार की एक सीट पर पेच फंस गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सूबे की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव किए जा रहे हैं। 7 सीटों पर बीजेपी और 3 सीटों पर सपा के उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन बदली परिस्थितियों में अब अखिलेश की पार्टी के लिए तीसरी सीट जीतना चुनौतीपूर्ण हो गया है। बीजेपी 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है और आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख भी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नामांकन के अंतिम दिन यूपी से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 8वें उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। चर्चा है कि बीजेपी संजय सेठ को चुनावी मैदान में उतार सकती है। यूपी से बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतारा तो सपा के लिए अपनी तीसरी सीट निकाल पाना मुश्किल हो सकता है। यूपी विधानसभा की स्ट्रेंथ इस समय 399 सदस्यों की है। 403 सदस्यों वाले यूपी विधानसभा की 4 सीटें खाली हैं। वर्तमान संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की एक सीट से जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोट की जरूरत होगी। एनडीए का अंक गणित देखें तो बीजेपी के 252, अपना दल सोनेलाल के 13, निषाद पार्टी के 6 और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं। हाल ही में एनडीए का दामन थामने वाले राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के 9 विधायकों भी जोड़ लिया जाए तो एनडीए का संख्या बल 286 पहुंच जाता है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के भी 2 विधायक हैं, जो समय समय पर सरकार के साथ खड़े नजर आए हैं। इन्हें भी जोड़ ले तो एनडीए का आंकड़ा 288 विधायकों तक पहुँच जाता है। यूपी विधानसभा में अभी 403 में से 399 सदस्य हैं। इसमें से बीजेपी के पास 252, समाजवादी पार्टी के पास 108, अपना दल सोनेलाल के पास 13, राष्ट्रीय लोक दल के पास 9, निषाद दल के पास 6, सुभाष सपा के पास 6, कांग्रेस के पास 2, जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के पास 2 और बसपा के पास 1 सीट है। रालोद के एनडीए पाले में आने के बाद स्थिति बदल गई है। एनडीए पाले में 286 विधायक हैं। वहीं बीजेपी को जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक का समर्थन भी मिल सकता है। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्हें आसानी से जिताने में पार्टी सफल भी हो जाएगी। स्पेशल डेस्क, स्वदेश न्यूज। तो उच्च सदन पर घमासान ये जीत नहीं आसान वाकई, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार यहां पर घोषित कर दिया संजय सेठ, अब बीजेपी की तरफ से 8वें उम्मीदवार होंगे। उसके बाद देखना होगा कि अब क्योंकि 10 सीटें हैं, 11 उम्मीदवार हैं, जिसमें 7 सीट तो बीजेपी की पक्की है और 2 सीट सपा की पक्की है। अब तीसरे जो 8वां उम्मीदवार है, देखना होगा कि वो किसके पाले में जाता है। क्या सपा 3 सीट अपने कब्जे में कर पाएगी या बीजेपी 8 सीट अपने कब्जे में कर पाएगी, देखना होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ है बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश से विवेक श्रीवास्तव जी, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी, रविंद्र सिंह पटेल प्रदेश अध्यक्ष आरएलडी उत्तर प्रदेश से, प्रवक्ता कांग्रेस यूपी से प्रदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से सुनील त्रिपाठी जी और वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से अरविंद जय तिलक जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले रविंद्र प्रताप सिंह जी,
जिस तरह से ऐसा पहले माना जा रहा था कि 7 सीट बीजेपी की और 3 सीट आपकी, लेकिन अब यहां पर बीजेपी ने अपनी तरफ से संजय सेठ, जो कि आपके ही पार्टी के नेता थे और अखिलेश यादव के करीबी माने जाते थे, अब उनको 8वां उम्मीदवार बना दिया बीजेपी ने। अब कैसे सपा यहां पर 3 सीट अपने पाले में लेकर आ पाएगी? 2 तो पक्की है, अब तीसरी पर क्या करेंगे आप? देखिए भगीरथ साहब, हमारे वहाँ केवल एक ही विधायक की जरूरत है। एक विधायक हमारे पास ऑलरेडी है, तो सार्वजनिक मंचों पे नहीं बोला जा सकता है। ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए है कि उसको 14 ज्यादा विधायक चाहिए संजय सेठ को जिताने के लिए। तो वो 14 विधायकों का मैनेजमेंट कैसे करती है, तो बीजेपी कैसे मैनेजमेंट करती है, वो तो ऑपरेशन लोटस में क्लियर ही है, कर रही होगी। लेकिन हम पूरी जीत के प्रति एकदम आश्वस्त हैं। लेकिन आप एक की बात करें, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी महासचिव से इस्तीफा दे दिया है, और जो पल्लवी जो नेता है आपकी, वो भी कहीं ना कहीं नाराज चल रही है। तो अगर देखें तो 2 यहां पर कुछ डगमग दिखाई दे रहे, कंफर्म नहीं है 2 और। तो अगर एक जो कह रहे 1 कमी है, तो फिर 2 को मिला लेंगे, फिर 3 कमी हो जाएगी। नहीं, हमारे अपने विधायक ही 108 हैं। ये तो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। और 37 विधायक पे एक राज्यसभा का व्यक्ति चुना जाना है। तो अगर इस तरीके से करते हैं तो हमारे वहाँ 111 चाहिए। तो 108 तो हम हैं। 2 कांग्रेस से समर्थन निश्चित रूप से हमको मिल जाएगा, 110 हो गए। तो हमें केवल 1 की आवश्यकता है। तो 1 की जो आवश्यकता है वो हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे गठबंधन के 2 साथी तो परमानेंट जा चुके हैं। लेकिन जो दो साथी हमारे गए हुए हैं, एक पश्चिम से एक पूरब से, सुहेलदेव जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल, इन्हीं में से कम 2 लोग हमारे पास में है। अच्छा ठीक है, आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि इन्हीं में से 2 लोग आपके साथ हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत हैं अपनी जीत के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए जिस तरह से सपा पार्टी यहाँ पर निश्चिंत है, क्योंकि उनको सिर्फ 1 यहाँ पर विधायक चाहिए, लेकिन आपको 14 चाहिए, और फिर भी आपने 8वां उम्मीदवार उतार दिया। किस भरोसे उतारा आपने उम्मीदवार? है देखिए भागीरथ जी, हमने जो 8वां उम्मीदवार उतारा है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको जिताने में कामयाब होंगे। गुणा भाग कैसे करेंगे आप? यहाँ पर अमित प्रताप जी गुणा भाग भी बता चुके हैं। देखिए, उनका गुणा भाग धरा का धरा रह जाएगा और संजय सेठ जीत करके राज्यसभा पहुंच जाएंगे। जिन उम्मीदों में वो हैं कि आरएलडी के 2 लोग हमारे पास हैं, सुभाषपा के 2 लोग हमारे पास हैं, ये इतना फ्लोर पे आसान नहीं होता है कि आप उनसे क्रॉस वोटिंग करा ले जाइए। आपके खुद 2 विधायक आपके टिकट वितरण की प्रक्रिया से नाराज है। एक इस्तीफा दे चुके हैं, एक का बयान पब्लिक डोमेन में आ रहा है। तो ऐसे में पहले तो आप अपने अंदर के झगड़े संभाल लीजिए, फिर जो दूसरों के घर के दिए से आप अपने उजाला करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि उजाला हो पाएगा। संजय सेठ को हम लोग जिता के राज्यसभा ले जाने में कामयाब होंगे। जी, लेकिन क्या लग रहा है आपको, कौन कौन सी जो दूसरी पार्टियां निर्दलीय आपके साथ आ सकते हैं? देखिए, हमको उम्मीद है कि फ्लोर पे हमें कुछ ऐसे छोटे दलों का और समर्थन मिल जाएगा जिनके बयान अभी आप बजट सत्र में देखे होंगे, हमारे पार्टी से मिलते जुलते हमारे समर्थन में रहे। मैं बहुत चीजों का खुलासा यहाँ पे नहीं करना चाहता, लेकिन हमने जिस अंक गणित के हिसाब से संजय सेठ को उतारा है, वो गणित हमारी कामयाब होगी। जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं जो रणनीति आप अपना रहे हैं आपकी रणनीति कामयाब होगी। ठीक है, अरविंद जयतिलक जी, आपको लगता है कि देखिए जिस तरह से बहुत एक आसान माना जा रहा था कि 7 बीजेपी के पास और 3 यहाँ पर, लेकिन सपा को सिर्फ 1 विधायक की आवश्यकता है, लेकिन बीजेपी को तकरीबन यहाँ पर 14 विधायकों की आवश्यकता है, लेकिन दोनों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है, और वहीं सपा में अगर देखें तो कुछ नाराजगी भी चल रही है। आपको क्या लग रहा है, कौन इस राज्यसभा में जो 8वां उम्मीदवार है वो अपनी जीत हासिल करेगा? भगीरथ जी, देखिए, राजनीति भरोसा पैदा नहीं करती है, सिर्फ मौका देती है। और यह राज्यसभा का एक मौके के तौर पर है। और आपने देखा कि समाजवादी पार्टी
जो पल्लवी पटेल हैं, वो अपना जो है हथौड़ा चला दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मैं वोट नहीं दूंगी और बाकी लोगों को मना करूंगी वो वोट न दे, इसलिए कि वह जो पीडीए की एक संकल्पना थी, पीडीए की कसौटी ये नहीं। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर पल्लवी पटेल जो 108 जो विधायक है उन्हीं में से एक हैं, अगर वो भी नहीं होती है और एक ऑलरेडी जो कम पड़ रहा है, तो ऐसे तो 2 कम पड़ गए। दूसरी बात की अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां उम्मीदवार जो है उतारा है, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी बेइज्जती कराने के लिए नहीं उतारा होगा। निसंदेह है उसकी रणनीति क्यों होगी के जरिए जो है वो रणनीति तय करके उम्मीदवार को उतारा। सवाल है कि क्या इसमें क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि यह जो चुनाव होता है ना तो ईवीएम से होता है ना गुप्त मतदान होता है, यह खुले जो है दिखा करके होता है कि देखिए हम किसको वोट दे रहे हैं जी। मुझे लगता है क्योंकि अभी जो है 2022 में चुनाव हुआ है, अभी बहुत दिन नहीं है, तो कोई विधायक को हमारे समझ से इतनी हिम्मत नहीं जुटाएगा कि जब पार्टी लाइन का उल्लंघन करके। लेकिन आपको क्या लग रहा है बीजेपी ये आंकड़ा कैसे जुटाएगी, क्योंकि तकरीबन 14 चाहिए उनको आंकड़े में? नहीं 14 नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप जोड़ दीजिए भाजपा का, फिर आपका आरएलडी का, फिर सुभाषपा, निषाद पार्टी का, राजा भैया भी साथी खड़े होते हैं, तो यह कुल मिलाकर 288 हो जाता है और 8 चाहिए, 8 और चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब सेकंड वरीयता का अगर जो वोट उसमें जो गिना जाएगा, तो हो सकता है कि अगर समाजवादी पार्टी को अगर नहीं मिल पाता है, माना जा रहा है कि उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी के हैं तो वो शायद चले जाए, लेकिन जिस तरह से आप देखा कि अयोध्या में जाकर के भाजपा के लोगों के साथ मिलकर के रामलला का दर्शन किए हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो है भाजपा के करीब ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के लिए एक सीट जुटाना बहुत आसान नहीं होगा। आपको ध्यान होगा कि इसी अटल बिहारी वाजपेयी की लोकसभा में एक जो है कम पड़ गया, उनकी सरकार चली गई थी, तो एक जो है कहने को तो बहुत संख्या में जरूर है, लेकिन उसे जुटाना बहुत आसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिए हैं, पीडीए पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पल्लवी पटेल जो है सवाल खड़ा कर रही हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा कि एक और पूर्व विधायक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में लेटर लिख रहा है। अब अंदर अंदर जागबुल खिल रही है, यह तो आने वाला वक्त है। भगीरथ ठीक है रविंद्र सिंह जी, जिस तरह से भी कुछ समय पहले आप लोग सपा के साथ थे, अब एनडीए के साथ चले गए और यहाँ पर बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार भी उतार दिया, आप कितना आश्वस्त है? आपको कितना लगता है कि बीजेपी की रणनीति यहाँ पर कारगर साबित होगी, या फिर सपा की तरफ से जो 1 वोट कमी की बात की जा रही है, हालांकि कुछ नाराजगी और चल रही है, और उसको वो पूरा कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, वो आप ये मान के चलिए कि वहां पे वो एक नहीं, वो उनके लिए वो 100 के बराबर है। उन्हें कोई दूसरा दोस्त मिलेगा नहीं। दोस्ती निभाना आना चाहिए। दोस्ती करना और दोस्ती निभाना 2 अलग अलग बातें हैं। और अगर आप हमें ये कहते हैं कुछ दिन पहले तक हम समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो हम कलेजे में पत्थर रख करके समाजवादी पार्टी के 2022 की ज्यादती को बर्दाश्त किया हमने। 37 सीटें में विधानसभा चुनाव में मिली थी और उसमें से कि 13 सीटों पे उन्होंने अपने नाम बता दिए। इस बार भी हमने खुले कंठ से दोस्ती निभाने का काम किया, लेकिन शायद आदरणीय अखिलेश जी को दोस्ती निभाना नहीं आता, इसलिए हमें अपने रणनीति को बदलना पड़ा। अब रही आसन्न राज्यसभा चुनाव की बात, तो ये हम जानते हैं कि हम 8-10 व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन वो एक की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। और देखिए, हर किसी के अपने इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपको लगता है कि जिस तरह से आपको मना लिया बीजेपी ने, एनडीए में शामिल कर लिया, ऐसी बाकियों को भी मना लेंगे? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए निश्चित तौर पे आप इसी जो आप कह रहे हैं, मैं इसी को ही कहता हूँ। जब उन्होंने हमारे नेता को मना लिया, हम जैसे कार्यकर्ताओं को मना लिया, और ऐसा नहीं, पश्चिम बंगाल से लेके बिहार के रास्ते, उत्तर प्रदेश के रास्ते, और जब वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप देखिए कि जो बीजेपी और एनडीए का अश्वमेध यज्ञ चल रहा, जो उनका जो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा चल रहा है, वो नित्य प्रतिदिन निरंतर 1-2 साझेदार बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन नित्य निरंतर अपने साझेदार गठबंधन के दोस्त खोते जा रहे हैं। तो एक तरफ गिरावट है और दूसरी तरफ बढ़त है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये बहुत अंकगणित का खेल है, बहुत आसान खेल है
कि जिधर दोस्ती बढ़ रही है निश्चित तौर पे आम जनमानस की मनोदशा उधर होगी। और रही बात विधायकों की, तो विधायक तो बहुत एक जागरूक तबका होता है, उसे पता होता है कि हमारी दोस्ती कहाँ पे निभ पाएगी। ठीक है प्रदीप जी, इसमें कैसे आप इस कमी को पूरा करने में सहयोग करेंगे सपा पार्टी का? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए गठबंधन, इतने आत्मविश्वास के साथ एक बात कह रहे हैं कि हम तो जो है अपने विधायक अपने मतदाता जुटा लेंगे और इनको समाजवादी पार्टी को दिक्कत आएगी। तो यही तो हम कह रहे हैं, इनका अलायंस ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के साथ है और पूरी तरीके से ये जानते हैं और ये पूरी निर्लजता के साथ ये बात कह रहे हैं कि हम तो ऐसा कर लेंगे, समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल को या इंडिया गठबंधन को ऐसा करने में दिक्कत आएगी। साफ और स्पष्ट है कि वो क्या करना चाहते हैं। ये बात आप जैसे सम्राट चैनल पर बैठ कर खुलेआम कह रहे हैं, तो पीठ पीछे, पर्दे के पीछे क्या रणनीति बन रही होगी, इनके नेता क्या रणनीति बना रहे होंगे, ये सब नहीं। लेकिन कॉन्फिडेंस तो सपा प्रवक्ता भी बता रहे ना कि एक जो कमी है उसको हम जुगाड़ लेंगे, वो भी तो कह रहे हैं कि हम भी कॉन्फिडेंट हैं। वो कह रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं कि हम समान विचारधारा के लोगों से बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमें समर्थन मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कह रहा है कि हम निश्चित तौर पर हम कुछ भी कर लेंगे, हम जुटा लेंगे, यानी कि आप विपक्ष के लोगों में तोड़फोड़ करने की कोशिश करेंगे। यही बात तो विपक्ष कहता है, यही बात की आवाम कहती है कि इनका गठबंधन सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के साथ है। आप लगातार राजनीतिक दलों को तोड़ने का षड्यंत्र याद से कर रहे हैं। 2014 से जब से ये आए हैं लगातार ये षड्यंत्र करते रहे। आप लगातार प्रदेशों के सरकारों में आप उठते और गिरते देखा है। यही चीज ये अपनाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि लेकिन कांग्रेस इसमें क्या रणनीति अपनाएगी? कांग्रेस इस कैसे कमी को पूरा करेगी कि सपा की तरफ से जो तीसरे जो उम्मीदवार हैं वो जीत जाए? हमारा समर्थन अपने इंडिया गठबंधन के साथ है। ये समाजवादी पार्टी को तय करना है क्या एक सदस्य जो एक मतदाता की जो कमी है वो कैसे और किस तरीके से आधार पर पूरी करते हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि आप देश ने समझ लिया है कि चुनाव का समय नजदीक है। आपका ये अंतर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का अंतर अब चलने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर आपको मुक्की खानी पड़ेगी। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, लेकिन जो अरविंद जी वो फिलहाल जाने वाले हैं, इसलिए एक सवाल मैं उनसे और कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद जी देखिए, जिस तरह से दोनों पार्टी बड़े कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि हम जो आंकड़े की कमी उसको हम जुगाड़ कर लेंगे, अल्टीमेटली किसकी फतह होगी यहाँ पर? और जो रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है कि ईडी, सीबीआई के जरिए यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को डेंट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, और जो आंकड़े की बात करी, जो मजबूती की बात करी है, जो कॉन्फिडेंट है, वो इसकी वजह से झलक रहा है। भगीरथ जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो एक राजनीति की रवायत है, जो सत्ता में रहता रखते हैं। और मुझे याद है कि जब डॉक्टर मनमोहन की सरकार जब कांग्रेस सिंचाई का छत्ता पड़ा, तो यह होता रहता है, राजनीतिक चलन में रहा है। तो सत्ता में रहता है, सहारे एक डंडा रखता है और अपने हिसाब से उस डंडे को चलता है। तो ये चाहे कांग्रेस भाजपा रही हो, ये सभी पार्टियों का वही हालात है। रही बात लाभ मिलता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के फिलहाल जो एक सीट की जरूरत, एक उम्मीदवार की जरूरत, तो उसकी नजर राष्ट्रीय लोक दल पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक दल नाराज है भाजपा के साथ। हो सकता है कि उन पर नजर हो, उनके जरिए जो है अपनी सीट को निकालने में वो कामयाब होगा। अब पार्टियों की नियंत्रण है, तो उनके सिर्फ कमांडर पार्टी के। ठीक है अरविंद जी, थोड़ी सी आपकी आवाज में समस्या आ रही है, तो माफी चाहूंगा, थोड़ी सी आपकी आवाज में समस्या आ रही है। सुनील जी ये सवाल आप ही से, देखिए जिस तरह से दोनों पार्टी की तरफ से यहाँ पर कॉन्फिडेंट तो बताया जा रहा है, लेकिन अगर हम देखें सपा को सिर्फ एक विधायक की आवश्यकता है। नाराजगी की अगर बात हम साइड में रख दें, क्योंकि कुछ विधायक और नाराज चल रहे हैं, और यहाँ पर अगर एनडीए की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, और जिस तरह से बीजेपी के नेता ने कहा कि हमें 8 सिर्फ विधायक की आवश्यकता है, आपको क्या लग रहा है कि एक जुटाना आसान होगा या फिर 8 जुटाना आसान होगा? लेकिन अगर बात कर लें, अगर राज्य में बात कर लें, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए 8 विधायक जुटाना कोई बड़ा काम नहीं है। समाजवादी पार्टी में तो पहले भी जंग छिड़ी थी
और फिर जंग छिड़ गई है। और कहीं ये जंग जो है समाजवादी पार्टी को हराने का कारण न बन जाए, क्योंकि पल्लवी पटेल जी सबसे ज्यादा तो आलोक रंजन जी का विरोध कर रही हैं, और आलोक रंजन जी तो समाजवादी पार्टी की स्थिति जो नजर आ रही है वो भीतरघाती होगा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से, और जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं ईडी सीबीआई, तो मुझे लग रहा कि विपक्ष सारा ईडी सीबीआई से घबरा चुका है क्या? हर जगह चर्चा ईडी सीबीआई, अरे ईडी सीबीआई गलत कर रही तो आप कोर्ट जाइए, लोकतंत्र में न्यायालय भी तो हमारा है। ईडी सीबीआई किसी गरीब घर जा रही हो तो बता दीजिए आपने ऐसे कुकृत्य क्यों किए हैं जो ईडी सीबीआई जा रहे हैं। और ईडी सीबीआई तो मैं भागीरथ जी धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आज हमारे दरवाजों से रुपया निकाल रही है, घरों से रुपया निकाल देश विकास में लगा रही है। आप देख रहे हैं नोटों मशीन गिनने की आ रही है, वो ईडी सीबीआई है। क्यों आपने ऐसे कृत्य किए हैं? क्यों दूसरे देश को लूटा है? अगर आपने नहीं लूटा है तो आपको क्यों भय लग रहा है? और इस चुनाव में संजय सेठ कहीं न कहीं से देख लीजिएगा आप, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी कर देगी, क्योंकि लोकदल भी साथ में आ गया है। ठीक है, वाकई देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी ने अपनी एक रणनीति बदली। संजय सेठ जो कुछ समय पहले 2019 के समय आसपास सपा में थे और खास करीबी माने जाते थे अखिलेश यादव के, उनको 8वां उम्मीदवार बनाया। देखना होगा किस तरह से यहाँ पर बीजेपी सीट को अपने पाले में लेकर आती है। प्रदीप जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर अगर हम बात कर लें, रविंद्र प्रताप जी देखिए, जिस तरह से अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि आप लोग की तरफ से कॉन्फिडेंस तो आप बहुत है कि एक सीट जुगाड़ करनी है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सीट जुगाड़ करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि नाराजगी ज्यादा आपके खेमे में दिखाई दे रही है। और कहीं ऐसा नहीं हो कि जो एक सीट की आप बात कर रहे हैं, जैसे जैसे 27 फरवरी आती जाएगी ये एक सीट 2 से 3 कहीं ना हो जाए और बड़ा मुश्किल ना हो जाए आपके लिए। बाकी तो साहब हाइपोथेसिस भारतीय जनता पार्टी करती है, अफवाह फैलाती है, लेकिन अपना आंकड़ा नहीं बताती। इसलिए नहीं आंकड़ा बताती, जैसे बिहार में किया इन्होंने, जनता दल यू के सारे एमएलए का हाउस अरेस्ट कर रखा था। अभी एक महिला बयान दे रहे उनके, जब उन्होंने डाल दिया तेजस्वी जी को वोट, तो उनके लड़के को, उनके बेटे को उठा के जेल में बंद कर दिया। तो ऐसा कर रहे होंगे तब भी हमें नुकसान नहीं होगा। मैं सारी पार्टियां जोड़ देता हूं इनके साथ में, राजा भैया की, बीएसपी, अपना दल, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, सुहेल देव समाज पार्टी, ये सारा मिला के भी 290 होता है इनके पास। उसके बाद भी 296 का आंकड़ा पाने के लिए 6 वोट चाहिए इनको। तो अगर ये कल्पना कर रहे हो कि 6 वोट हम कहीं से समाजवादी पार्टी में से टूट के लेके आएंगे, तो ये कल्पना ही हो सकती है इनकी। बता नहीं पा रहे हैं, मुझे बताना पड़ रहा है। और मैं अपना आपको बता चुका हूँ कि 2 वोट हमें निश्चित रूप से कांग्रेस से मिलेगा। 108 हम है तो 110 हो जाए, 1 वोट पाना हुआ है। अब ये कहां से ले आएंगे 6, यही बता दें। लेकिन ऐसा माना जा रहा, देखिए जो नाराजगी है, जिस तरह से अगर पहले कैंडिडेट का ऐलान कर दिया जाता तो जो थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है, अगर बात कर ले पल्लवी पटेल की तरफ से नाराजगी दिखाई दे रही है, नाराजगी कितनी बड़ी हो सकती है तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर जैसे जया बच्चन का नाम है, आलोक रंजन है, रामजी लाल है, इनको अचानक से इनका नाम सामने आया, इनका नामांकन दर्ज करा दिएगा, पहले से यहाँ पर ऐलान नहीं किया गया, इसलिए कुछ नाराजगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाराजगी कहीं बढ़ ना जाए। जब ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति का नाम अचानक से भारतीय जनता पार्टी लेके आ सकती है, जिसके ऊपर हर प्रकार की जांच चल रही है, तो हम अचानक नाम लेके चले आए। सारे रिनाउंड नेम है, जया बच्चन जी रिनाउंड नेम है, आलोक कुमार जी रिनाउंड नेम है, श्री राम जी सुमन तो मेरे ख्याल से उतना बड़ा दलित लीडर कोई बचा ही नहीं हुआ है मान्यवर की टीम का। तो इसमें से हमारे कौन से नाम जो जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क कोई लगा सकता है? पल्लवी पटेल लगा रही है। नहीं, लगाने को तो क्या आप घर पे पुलिस बैठा दीजिए, जैसे जनता दल यू के घर बैठाए गए थे, वो तो लगाया करें, बैठाया करें। लेकिन ये अपने जो लेके आए हुए हैं उम्मीदवार, एक तो इनके उम्मीदवारों का जब देखिएगा, कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसके पास 250 करोड़ रुपया ना हो, जो इन लोगों ने नामांकन किया हुआ है। ये तो 250 करोड़ वालों को उम्मीदवार बनाते हैं। हमारे वाले को देख लीजिए जरा, तो आपको पता लग जाएगा, इसी डिफरेंस इसी पता लग जाएगा। संजय सेठ को लाने का कारण कि संजय सेठ को हाथ से तो लेके नहीं रखा है इन्होंने, इनको लिए हुए 4 साल हो गए। संजय सेठ को लिया था तभी कहा था कि हम राज्यसभा भेजेंगे, आज तक नहीं भेजे। अब अचानक से इतने आप ही के पास आऊंगा, मैं आप ही के पास आऊंगा। अचानक से इतने भ्रष्ट आदमी को लेके चले आए हुए हैं ये, तो भ्रष्ट आदमी के
पक्ष में, जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि ईडी सीबीआई लेके आते हैं तो लेके आवे, उसका भी चरित्र इनका खुलासा हो जाएगा। अभी खुलासा सबसे पहले झारखंड में हो गया, फिर बिहार में हो गया, फिर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। तो हम एकदम जीत से आश्वस्त हैं। हमने इनकी गणित बता दी है, इस गणित में अगर ये कुछ जोड़ सकते हो तो बता दें। विवेक श्रीवास्तव जी, गणित बता दिया रविंद्र प्रताप जी ने कि आप कुछ भी कर लें कम से कम 6 वोट की आपको कमी होगी। फिर ये गणित आप कैसे पूरा करें? क्योंकि रविंद्र प्रताप जी आंकड़े आपने जो बताया उससे बेहतर आंकड़े यहाँ पर रविंद्र प्रताप जी बता चुके हैं। अब ये कैसे पूरा होगा? क्या कमाल होगा? क्या मैजिक होगा? देखिए भागीरथ जी, कुछ चीजें फ्लोर मैनेजमेंट के ऊपर रखी जाती है, उस गणित का खुलासा नहीं किया जाता। रही बात जो रविंद्र जी आज आ रहे हैं कि सब 250 करोड़ वाले हैं, तो गोबर पाती है क्या वो लिस्ट में है, सूची में है। ये जो नाम यहाँ से आए उसमें भी कोई गरीब नहीं है, और बच्चों के यहाँ आ गए आपने उम्मीदवार उतारे, हमने भी उम्मीदवार उतारे हैं। फ्लोर टेस्ट के मैनेजमेंट में देखना कौन पास होता है कौन फेल होता है। हमने अपने कुछ गुड़ा गणित उतारे हैं। आपकी स्थिति है कि आपके अंदर खाने के विधायक बगावत कर रहे हैं, आप उन बगावत को संभालने की स्थिति में नहीं है। पल्लवी पटेल आदमी के सिंबल पे चुनाव जीती है, साइकिल सिंबल रहा है उनका। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं वो भी आपके एमएलसी हैं। तो ये लोगों के बयान तो आप ठीक नहीं करा पा रहे हैं और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। पहले अपने घर को ठीक कर लो भाई। फ्लोर टेस्ट तो उसके बाद की नौबत आएगी, और फ्लोर टेस्ट के मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी पास होगी, निश्चित रूप से परेशान न होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट में जब फ्लोर मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी ऐसा हुआ कि इस बार जीत आप ही को मिलेगी, जो आपने एक 8वां उम्मीदवार उतारा है उसकी जीत। ठीक है, ठीक है। प्रदीप सिंह जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर फ्लोर मैनेजमेंट की बात हो रही कि फ्लोर मैनेजमेंट के तहत हम जरूर यहाँ पर जीत लेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक आंकड़े यहाँ पर रविंद्र प्रताप जी ने बताया कि कुछ भी कर ली, सबको भी मिला लीजिए 6 कम से कम पड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सपा की तरफ से जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल का नाम सामने आया और पहले घोषणा नहीं की गई, इसकी वजह से पल्लवी पटेल नाराज दिखाई दे रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं। क्या ये नाराजगी और बढ़ेगी और इसी वजह से सपा पार्टी में कुछ लोग और ऐसे हो सकते हैं कि जो अंत में शामिल हो जाए? क्योंकि हमने देखा है बिहार विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था वहां पर भी ऐसे ही देखा हमने। आरजेडी के जो कुछ विधायक थे एन वक्त में एनडीए के साथ चलेगा और फ्लोर टेस्ट में वहां पर पास हो गई थी नीतीश सरकार। क्या यहां पर भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, एनडीए गठबंधन के सभी राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता सम्मानित चैनल पर बयान दे रहे हैं, इस डिबेट पर बयान दे रहे हैं, अब ये साबित करता है कि कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन कर रहा है। स्पष्ट देख लीजिए, अभी एक प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि अगर कोई षड्यंत्र है तो हमें कानून का रास्ता अपनाना चाहिए, हमें कोर्ट जाना चाहिए। आज यूपी सरकार में पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में माननीय उच्चतम न्यायालय के जजेस बाहर आते हैं और वो मीडिया के सामने आके न्याय की गुहार करते हैं। जस्टिस लोया को आज तक न्याय नहीं मिलता और आप बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों को कोर्ट जाने की, आप बात कर रहे हैं। आप उन राजनीतिक दलों के बयान देख लीजिए। पल्लवी पटेल जी ऑफिस के सामने होल्डिंग लगी रहती है स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी मरहूम के चित्र लगाकर कि दुर्घटना या षड्यंत्र। तो पल्लवी पटेल जी अगर एनडीए में शामिल होती हैं तो क्या वो षड्यंत्रकारी लोग गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान को भारतीय जनता पार्टी समर्थन करके नजर आएगी क्या? हालांकि समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। इनके तमाम नेता जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात हो, माता सीता की बात हो, चाहे उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी कहने की बात हो, चाहे हनुमान जी के जाति बताने की बात हो, ये सारी बातें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह रखी है। लेकिन निश्चित तौर पर हमें मान रहे हैं कि ये पूरी तरीके से षड्यंत्र करने की नाकाम कोशिश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए द्वारा की जा रही है, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के माध्यम से। लेकिन एक बात तय है कि इनका पाप का घड़ा भर चुका है, अब कोई षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं। ठीक है रविंद्र सिंह जी, षड्यंत्र कोई कामयाब नहीं होगा, कांग्रेस के नेता यहाँ पर आश्वस्त हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से
रविंद्र प्रताप जी ने आंकड़े बताए, इस आंकड़े में तो लगता है कि वाकई थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक नाराजगी दिखाई दे रही है, जिस तरह से 3 नाम सामने आए सपा की तरफ से, जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल का, उसके बाद से पल्लवी पटेल यहाँ पर नाराज दिखाई दे रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर उन्होंने महासचिव से अपना इस्तीफा दे दिया है। तो क्या ये नाराजगी और बढ़ती हुई दिखाई देगी और सपा से कुछ नेता यहां पर अंत में जाकर एनडीए के साथ हो जाएंगे और ये आंकड़ा पूरा हो जाएगा? क्योंकि आंकड़ा पूरा करने के लिए किसी को साथ तो लेना पड़ेगा, और जब खुद की पार्टी के पास आंकड़ा नहीं तो कोई दूसरी पार्टी के लोग शामिल होंगे। तो जिस तरह से हमने बिहार में देखा, अंत में कुछ आरजेडी के नेता, आरजेडी के विधायक चले गए, तो यहां पर भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और उसमें आरएलडी क्या कुछ भूमिका निभाएगी? मैं बड़े गौर से पूरे पैनल को सुन रहा हूं, हमारे कांग्रेस के प्रदीप सिंह जी को भी सुन रहा हूं और रविंद्र प्रताप सिंह जी को भी मैंने सुना। मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूं। मित्रता करना और मित्रता निभाना 2 अलग अलग बातें हैं। पहले आप मित्र बना के मित्रता निभा लीजिए। जीत हार राजनीति में होती रहती है, होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि भाजपा कभी हारी नहीं है या कभी हारेगी नहीं। हम गठबंधन में हैं। अभी पिछले 2 दिनों से लोग बयान दे रहे हैं कि आरएलडी टूट गई, आरएलडी के विधायक नाराज हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। कहिए तो आपके चैनल में फोटो दिखा दूं। आरएलडी के 9 विधायक दिल्ली चौधरी साहब के साथ चाय पी रहे थे आज। लेकिन रविंद्र प्रताप जी कह रहे हैं कुछ नाराजगी आरएलडी के विधायकों में है। देखिए निश्चित तौर पे आप उनको अपनी पार्टी का ख्याल रखना चाहिए। वो ये बता नहीं पा रहे कि उनकी पार्टी की दशा और दिशा क्या है। आज की तारीख में अखिलेश यादव जी की घमंड और मगरूर का अंत ये 2024 का चुनाव करेगा। इतने अच्छे माहौल के साथ 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती थी, लेकिन उसे संभाल नहीं पाए। राजनीति में वर्चस्व बनना और वर्चस्व को संभालना 2 अलग अलग बातें हैं। निश्चित जानिए कि हम राज्यसभा की सभी सीटें जीतेंगे, 8 सीटें जीतेंगे, और अगर फिर पैनल पे आप बुलाएंगे तो जरूर मिलेंगे। नहीं, लेकिन इसमें आरएलडी, आप मित्रता की बात करें, इस मित्रता को और प्रगाढ़ कैसे करेंगे? क्या कुछ इस कुनबा को बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है आरएलडी? हमारे एमएलए कहीं सार्वजनिक रूप से कोई, अगर कहीं कोई चर्चा भी है तो हमारे एमएलए सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गले गर्दन का पता ही नहीं है। वहाँ पे राष्ट्रीय महासचिव हैं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर वो कोई बयान देते हैं तो उनकी पार्टी के सुच्चा नेता, छुटभैया नेता, वो कहता है कि उनका निजी बयान है। मैं पार्टी का यूथ का अध्यक्ष हूँ प्रदेश का, मेरा बयान निजी बयान हो सकता है। अगर मेरा बयान निजी बयान हो सकता है तो या तो पार्टी के अध्यक्ष चौधरी साहब को मुझे निकाल देना चाहिए या मुझे खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, लेकिन आरएलडी किसी से संपर्क में है, इस मित्रता को और प्रगाढ़ करना चाहती है। आरएलडी किसी से संपर्क में है सपा के विधायकों के, और इस मित्रता को और प्रगाढ़ करना चाहती है, एनडीए को और मजबूत करना चाहती है। देखिए, आरएलडी पूरी तरीके से एनडीए के साथ है। हम एनडीए के साझेदार हो चुके हैं। इस बात की घोषणा पिछले 3 दिन पहले आदरणीय चौधरी साहब ने कर दिया है। हम कार्यकर्ता जमीन स्तर पे उतर करके हम लोग ने मन बना लिया है, और मन बना करके हम एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। हालांकि मैं सदन का मेंबर नहीं हूं, लेकिन फिर भी जहां कहीं भी हो सकेगा। ठीक है, तो बीजेपी की इस रणनीति में आरएलडी कितनी अहम भूमिका निभाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, अब आरएलडी भी एनडीए के साथ में है, तो यहाँ पर जो एक रणनीति रची जा रही है, आंकड़े में तो कोई शक नहीं है यहाँ पर कि अगर हम बात करें, सपा यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि सपा के लिए 1 विधायक जुटाना बड़ा मुश्किल होगा, बीजेपी के लिए 6-8 विधायक जुटाना बड़ा आसान होगा। लेकिन आंकड़ों की अगर बात करें तो वाकई आंकड़ों में तो कुछ तो बात होगी। लेकिन क्या ये जो नाराजगी है, क्या ये नाराजगी बढ़ती जाएगी, और अंत समय में जो 3 नाम सामने लेकर आए सपा पार्टी की तरफ से, यही वजह बन रही है नाराजगी की? देखिए भागीरथ जी, आपने बिहार में भी देखा फ्लोर टेस्ट में क्या निकला। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति पैदा होगी। आरपी सिंह जी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, इनके घर में झगड़ा हो रहा है तो इन सोचते सबके घर में झगड़ा हो रहा है। और ये विवाद जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव फायदेमंद रहा है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से आप देखिए इन लोगों में कोई न कोई मामले लेकर के मीटिंगें तो होती रही, लेकिन एक साथ बैठ नहीं पाए। आज प्रमुखता से इन्हीं पदाधिकारी जो है, चाहे वो मौर्य जी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, चाहे वो पटेल जी हो, सारे लोग तो विरोध करने में ही जुट गए हैं। और
आलोक रंजन जी को तो बर्दाश्त ये लोग कतई नहीं कर सकते हैं। चर्चा ये भी थी जब वो चीफ सेक्रेटरी थे तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण में उन्होंने कुछ विरोध किया था। ये विधायिका जी का आरोप है, इसलिए हम लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इनको, विधायिका जी का कहना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगीरथ जी देख लीजिएगा कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से प्रोटेस्ट में सफल होगी, क्योंकि वहां भितरघात नहीं हो रहा है। जो है साथ खड़े हैं समाजवादी पार्टी। लेकिन पल्लवी पटेल की जो नाराजगी है, अगर हम बात करें उनकी नाराजगी यहाँ पर कितनी मुसीबत हो सकती है सपा के लिए, और उनकी पकड़ कितनी मजबूत है, क्या कुछ दूसरे नेता उनके संपर्क में हैं? बिल्कुल संपर्क में, जो हम लोग जानकारी है वैसे आरपीसी जी बढ़िया जाते होंगे, पार्टी प्रवक्ता हैं, लेकिन उनकी अच्छी पकड़ तो है, ये बात सत्य है। और इसका खमियाजा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, भोगना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से खुलकर ये लोग विरोध कर रहे हैं, तीनों नामों विरोध के लोग कर रहे हैं। आलोक रंजन का ही नहीं अकेले, जया बच्चन का विरोध हो रहा है। हालांकि आलोक रंजन का विरोध करना एक हिसाब से जायज भी है। क्या आलोक रंजन जी साफ सुथरे हैं? उनके ऊपर आरोप नहीं है क्या? उनकी जांच नहीं चल रही है क्या? अगर आप निष्पक्षता की बात कर रहे हैं कि स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति हमको चाहिए, तो आलोक रंजन जी की भी तो जांच चल रही है। नहीं चल रही तो आरपीसी बताएं हमको। ठीक है रविंद्र प्रताप सिंह जी, देखिए उम्मीदवारों को लेकर यहाँ पे नाराजगी जिस तरह से सामने आ रही है, और कह रहे हैं सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि नाराजगी तो है उनके कारण, लेकिन यदि यहाँ पे बात कर लें, क्या बसपा के साथ यहाँ पर कुछ तालमेल हो सकता है सपा का? क्योंकि आप जो एक विधायक की बात करें फिर आपके लिए बड़ा आसान होगा। बसपा का वो भी इनको दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप कोई रणनीति अपना रहे तो क्या बसपा के साथ कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि अगर उनके साथ उनके विधायक आपके साथ आएगा तो बड़ा आसान होगा। हमारे पर्याप्त लोग राष्ट्रीय लोकदल तो भाजपा में है। मैं अभी भी इस बात को कह रहा हूँ, तो हमें इस बात की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के मित्र बार बार कह रहे हैं मित्रता निभाना नहीं आता है, तो राज्यसभा में भेजा किसने था? 37 सीटें किसने दिया था? तो इसी दो बात से पता लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने पर कैसा मानसिक परिवर्तन हो जाता है कि लोग, हमने राज्यसभा भी भेज दिया, 33 सीटें दे दी। जिस दिन ये 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी इनको दे देगी, वो आके बता देंगे और मेरा इस्तीफा ले लेंगे। अरे इनको 3 सीट मिल जाए विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से तो बहुत है। तो हमने ऐसा निभाया है और हम आपसे तो निभा नहीं रहे हैं। अब ये लोग जो है बार बार हाइपोथेसिस कर रहे हैं, कोई कह रहा फ्लोर टेस्ट में हो जाएगा, सुनील जी कह रहे हैं कि सब इनके आदमी नाराज हैं। तो क्या आप हमारे आदमियों से मिलने गए थे? सब नाराज हैं? तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी वालों से नहीं मिले? क्या आरएलडी वालों से नहीं मिले? क्या भाजपा वालों से नहीं मिले? तो अगर आप खाली एक ही आदमी से मिलने गए थे सुनील जी, केवल समाजवादी पार्टी वालों से, तो इसका मतलब उनको भेजा गया था सुनील जी को कि जाइए समाजवादी पार्टी में पता करिए। भेजा ठीक है मेरे पास समय कम है, लेकिन रविंद्र प्रताप जी देखिए ये बात इसलिए उठ रही क्योंकि हमने बिहार में देखा है, जब वहां पर विश्वास मत पर वहां पर वोटिंग हो रही थी, हमने देखा है कि किस तरह से आरजेडी के जो विधायक अंत में वहां चले गए थे एनडीए में। इसलिए सवाल यहाँ पर भी उठ रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो जाए। यहाँ पर संक्षेप में थोड़ा बताइएगा प्लीज। मैं तो अभी भी चुनौती देता हूँ, जैसे बिहार में जेडीयू के विधायकों के घर 7 दिन पहले पुलिस का पहरा लगा दिया गया था, पुलिस के पहरे में आके वोटिंग किए थे। यहाँ करके देख ले समाजवादियों के साथ में, तब इनको पता लग जाएगा कि ठीक है। विवेक जी, क्या पुलिस के पहरे में यहाँ पर वोटिंग होगी? क्योंकि देखिए आंकड़ा तो बड़ा यहाँ पर खतरनाक है और उसके जुटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट तो यहाँ पर डालना पड़ेगी आप लोग को। सुनील जी को भेज दिया जाए, ये पता करके आएंगे। ठीक है, कौन कौन विवेक जी से सवाल। विवेक जी समय कम है, संक्षेप में संक्षेप में सबके पास 1-1 मिनट जाना चाहूंगा मैं। बिना जाएंगे हम लोग। ठीक है विवेक जी। लगा लिया जाए, अगर समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करेगी तो वो भी सही। और जो हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान हैं, देखिए उनकी पार्टी सदन में रहती है, वॉकआउट कर जाती है। उनकी नेता तो राजस्थान का रास्ता ले चुकी है। कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश से गायब होने वाली पार्टी है, तो कहाँ रहेगी उनकी पार्टी, ये भी देखने की बात है। और ये आगे देखिए होता था, फ्लोर टेस्ट में बहुत चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो आप फ्लोर टेस्ट के ऊपर आप पूरा ट्रस्ट रखेंगे, फ्लोर टेस्ट में चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। प्रदीप सिंह जी, फ्लोर टेस्ट की अगर बात करें तो एनडीए इसमें एक्सपर्ट है, हमने देखा बिहार में, कहीं यहाँ पर भी कुछ ऐसे कुछ ऊपर नीचे नहीं हो जाए फ्लोर टेस्ट में? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितने अहंकार से भरे हैं और किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।
हमें कहते हैं कि आरएलडी के जो भी विधायक हैं उनके नेता हैं, उनके आदर्श हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनके आदर्श हैं स्वर्गीय अजीत सिंह जी, और अजीत सिंह का अपमान भी आरएलडी के विधायकों ने देखा है। और उन्होंने देखा है किस तरीके से जयंत चौधरी पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दलित नौजवान जो घोड़ी पर चढ़कर शादी में जा रहा था, उस पर जब भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लाठियां चलाई थी, उसके विरोध में प्रदर्शन करने जयंत चौधरी जी गए थे, तो लाठियां भारतीय जनता पार्टी की गुंडी पुलिस ने चलाई थी। ये भी लोग कल के माननीय सदस्यों ने देखा है। तो निश्चित तौर पर अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। अपने बड़ी बात की अंतरात्मा की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज। रविंद्र सिंह पटेल जी, अंतरात्मा की आवाज किस तरफ जाने वाली है? एनडीए के पास जाने वाली है या यहाँ पर सपा पार्टी के पास जाएगी? अंतरात्मा की आवाज को सुनकर के ही हम जहां हैं वहां सही जगह हैं। अरे प्रदीप सिंह जी, आप भूल रहे हैं कि अगर आपके हृदय में इतना ही चौधरी चरण सिंह को चौधरी अजीत सिंह जी सम्मान था, तो चौधरी चरण सिंह जी को आप अपलब्ध न करते प्रधानमंत्री के रूप में। सुनिए प्रदीप भाई, सुन लीजिए, सीनियर लीडर है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अब आपने बात बोली, मेरी बात सुन लीजिए। आपके अगर हृदय में इतना ही सम्मान चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह के प्रति था, तो आपने क्यों नहीं चौधरी चरण सिंह की सरकार में चाह दी, क्यों गिरवा दिया? और रही बात लाठी खाने की, तो मैं जयंत चौधरी जी की तरफ से कहता हूं इस बात को कि जयंत चौधरी जी जनता के मुद्दों पर जनता के हित के लिए एक नहीं 10 बार लाठी खाएंगे और हर बार उस लाठी को भूल जाएंगे अगर किसान का हित कहीं तय होता है तो। और मैं आपको वचन देता हूँ, आज केंद्रीय मंत्रियों की वार्ता किसान संगठनों से हो रही है, लगभग आधे घंटे बीत चुके हैं, आधे घंटे में कुछ फैसला आएगा। और आप जानिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाला समय किसान संगठनों को हम मना लेंगे और किसानों के हित में ही फैसला होगा। आप इस बात को कोट करिएगा कि निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ खड़ी थी, किसानों के साथ। ठीक है, ठीक है, अगर किसानों से वापस हम यहाँ पर राज्यसभा में आ जाए, ठीक है, ठीक है। अंतरात्मा की बात, सुनील जी, अंतरात्मा की आवाज है, अंतरात्मा की आवाज है किसके पाले में जाने वाले? क्योंकि अब कहा जा रहा है, प्रदीप सिंह जी ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज के तहत यहाँ पर जो वोट होंगे इसके तहत यहाँ पर सपा पार्टी जीतेगी, लेकिन आपको लगता है अंतरात्मा की आवाज यहाँ पर किसके पाले में जाने वाली है? राजनीति के अंतरात्मा आवाज नहीं होती है। जहाँ स्वार्थ और फायदा होता है राजनीतिक लोग वही जाते हैं। अध्यात्म छोड़ दीजिए, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी बुलाव करते थे, फिर वही बोलते। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नेताओं ने देखा होगा जो इतनी अंतरात्मा की आवाज दबा करके राजनीति को देखा। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि राजनेताओं की कोई अंतरात्मा भी होती है। कुर्सी एक प्रकार जैसी मिलती है, राजनीति के लोग सफलतापूर्वक हासिल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ये मेरा मानना है। और आप अतीत में भी देख लीजिए लोगों का। ठीक है, तो वाकई देखना पड़ेगा आप कि यहाँ पर क्या अंतरात्मा की आवाज सुनी जाएगी या फिर रणनीति दोनों की तरफ से जो लगाई जा रही है उस रणनीति का असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों को, समय में हमारा समाप्त हो गया है। विवेक श्रीवास्तव जी, रविंद्र सिंह पटेल जी, प्रदीप सिंह जी, सुनील त्रिपाठी जी, अरविंद जय तिलक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब 27 फरवरी को वोटिंग होगी और उसी दिन यहाँ पर मतदान भी होगा और इसके साथ ही उस दिन रिजल्ट भी सामने आ जाएगा कि आखिर कौन यहां पर जीतेगा। यह तो तय है, 7 बीजेपी के हिस्से में जाएंगी राज्यसभा की सीटें और 2 सपा के हिस्से में, लेकिन एक सीट पर जरूर चुनाव होगा यहां पर और देखना होगा कि अंतरात्मा की आवाज में यहां पर कोई अपना पाला बदलता है या फिर रणनीति यहां पर काम आएगी और इस रणनीति के तहत यहां पर एनडीए या बीजेपी जीत हासिल करती है या फिर सपा यहां पर जीत हासिल करती है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।